दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और भी जो साथी हमारे बीच में आए हुए उनका भी हम स्वागत करते हैं। और एक हमारे ओमवीर पवार जी आए हुए हैं, ये कांग्रेस पार्टी से सर यहाँ पे तो ये भी हमारे बीच में आए हुए हैं। और जितने भी साथी यहाँ पे आए हुए हैं हम सभी का दिल की गहराइयों से यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। और जिसमें किसी भी कम्युनिटी कास्ट हो सकता है ये, तो सभी बड़े मेरे हैं जी हमसे। इसका कारण बताइए कि आरपीआई सफल क्यों नहीं हो रहा? आरपीआई का और जितने भी शेड्यूल कास्ट के नेता हैं जी, जैसे मोहम्मद मिश्राम और दूसरे नेता हैं, वो अभी तक के एक भी सीट नहीं पाए। नहीं हम लोगों की ऐसा नहीं है। और अब हम हरियाणा में भी और स्टेटों में अभी हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक निकालजी जी बनाए हैं पार्टी के, तो उनके नेतृत्व में पार्टी बड़ा अच्छा ग्रोथ कर रही है। पूरे 27 स्टेटों के अंदर पार्टी हमने, जैसे अभी ये के अरोड़ा जी हैं आपके पास, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने क्या है कि किसी भी वजह से कांग्रेस पार्टी है साथ लग के उनके साथ लगे हुए हैं। हमें क्या चाहिए, हमारे लोगों को काम चाहिए। जो पार्टी गरीब लोगों की सुनेगी हम उसके साथ सदा से होते आए। तो वही है कि वही छत्तीसगढ़ में आप लोगों के साथ हैं, पोस्ट यहाँ पे हैं, आज हम यहाँ पे बीजेपी के साथ हैं। अगर हमारे काम करें तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। हमने किसी से देखिए, हमारे लोगों को सबसे पहले काम चाहिए। गरीब लोगों को उनके काम क्या है, छोटे छोटे हैं। कोई बीपीएल का राशन कार्ड के लिए, कोई सोगज के वोट के लिए, कोई डिपू का है। तो हमारे पास बैठे हुए हैं, भी आए हुए हैं। कहाँ है वो डिपो होल्डर, ये डिपो होल्डर है। इनके साथ क्या हुआ है कि इनके ऊपर 4 FIR करा दी है। इनका डिपो नहीं खुलने दे रहे 1 साल से। गरीब व्यक्ति जिसने डिपो होल्डर बनाया है, तो इसीलिए तो है कि इसकी कोई अगर कोई कमी है तो ये दुरुस्त करेगा उसको, लेकिन कमी भी नहीं है। फिर भी 4 FIR कर दी, फिर कैंसिल कर देंगे FIR को। तो ये दिखते हैं गरीब लोग। ऑर्डर भी हो गया खोलने के लिए, हाँ, फिर भी ऑर्डर हो गए इसको खोल दो डिपो को, फिर भी नहीं खोल रहे। हमें बड़ा इस चीज़ के लिए थोड़ा सा बड़ा अफसोस होता है कि हमारे लोगों पे काम नहीं हो पा रहे। हमारे गरीब लोगों को सिर्फ उनके काम चाहिए, छोटे छोटे हैं और नहीं है। ये मतलब अंबानी नहीं बनना चाहते कोई भी, सिर्फ ये है कि अपने दिनचर्या की दाल रोटी का गुजारा करना चाहते हैं, सिर्फ इतनी ही बातें हैं। तो उस चीज़ के लिए भी लोग परेशान हैं हमारे। फिर आज आप आए, हमें बड़ा अच्छा लगा, बात हुई बड़ा जी से भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा हमें कि वहाँ जाएंगे, बाबूजी आएंगे। तो हमारे लिए तो हमारे बाबूजी हैं, दूसरा सरकार में बैठे हैं, तो उम्मीद की कि भी यहाँ पे आएंगे, हमारी आवाज़ को उठाएंगे, बुलंद करेंगे। और अभी आप आए हैं तो आपने दिल्ली में देखा हो किसान आंदोलन कैसे उन लोगों ने किया होगा, तो उनकी भी आवाज़ के लिए हम चाहेंगे कि आप 2 बातें मीडिया के सामने भी और कुछ प्रशासन को भी यहाँ पे आप आए हैं हरियाणा में इस चीज करेंगे किसानों की आवाज़ के लिए। मैं बोलूं, मैं थोड़ा सा परिचय अच्छा लगेगा। मैं स्वयं लिखे होगा, क्योंकि मैं बाबा साहब से जुड़ा हुआ हूँ और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से मैंने 2018 में रायपुर विधायक चुनाव भी लड़ा हूँ। और चूँकि बाबूजी CM छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी के एक फादर साहब हैं, और वो एक अलग पहलू है, लेकिन सबसे बड़ा पहलू है कि आज ये विगत कई वर्षों से बाबा साहब और बुद्ध जी की बहुत बड़े अनुयायी हैं। इनका विरोध किसी प्रकार से वो नहीं, उनकी नीतियों से है, ब्राह्मण की नीतियों से या इसके अलावा उनको बताने के लिए। तो मैं स्वयं बाबूजी से आज विगत 1 वर्षों से जुड़ा हूँ, और जिस प्रकार से 15 तारीख से रायपुर छत्तीसगढ़ से रवाना होकर हर जगहों के दौरे करते हुए, अब इसके बाद हम चंडीगढ़ हैं, चंडीगढ़ के अलावा कुछ पंजाब के क्षेत्र गुरदासपुर वगैरह भी हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश भोपाल होते हुए हम रायपुर की ओर अग्रसर होंगे। लगभग हम 5 तारीख तक रायपुर पहुँचेंगे। तो आज ये विगत कई वर्षों से ऐसे एम और लक्ष्य को बनाकर चल रहे हैं जो शायद मैंने तो नहीं देखा। मुझे किसी ने कहा कि बाबा साहब को देखा, मैंने कहा नहीं देखा। किसी ने कहा बुद्ध जी को देखा, मैंने कहा नहीं देखा। किसी ने कहा अम्बेडकर जी को देखा, मैंने नहीं देखा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बाबूजी के साथ चल रहा हूँ इसलिए मैं शब्दों का प्रयोग करूँ। मैंने एक ही व्यक्ति को तीनों रूप में इसमें देखा, जो कि स्मरणीय है। और आप भूपेश बघेल जी जो माननीय छत्तीसगढ़ CM उनके फादर साहब हैं, और इनकी उम्र 85 साल होने के बाद भी आज लगातार अभी हम दिल्ली से आ रहे हैं। हम लोग बीच में बात करते रहे, लेकिन ये बोलते रहे अपने को चलते रहना है। बीच में कुछ दिक्कतें आई अभी सामना करने के, उससे तो बोले बहुत छोटी सी चीज़ है और हम उसके आगे चलेंगे। बस ये इनका छोटा सा परिचय है, जिसके लिए हम सौभाग्य छत्तीसगढ़। नमस्कार। अभी इसमें कुछ RSS के लोग आपके प्रेमी मिलने आए आपसे, जिसमें आप जो है सीनियर है, जिनकी उम्र 70 वर्ष है, और आप नरेंद्र मोदी के साथ खाना भी खाए बताते हैं। आज कोरोना टाइम है ना, कोरोना का समय है, इसलिए बड़ों के दूर से याद सत्कार कर रहे हैं।
हरियाणा में आपका स्वागत। जी। मैं हरियाणा बीजेपी का स्टेट की टीम हूँ, प्रदेश की टीम हूँ। अच्छा, पटेल हैं? नहीं, अग्रवाल। अग्रवाल। बढ़िया। गुप्ता जी कैसे? बैठिए। स्वास्थ्य ठीक है बाबू जी? हाँ, मुझे क्या होगा? क्यों होगा? और ज्यादा जवान होने का शौक है तो अभी क्यों समय था? मेरा टारगेट है 100 साल जीने का। हाँ जी? 100 साल जीने का। मैं आज आपके लिए लो। भाई सारे भाई की बात सुन लो, काम खोल रहे। और जितनी बात बुजुर्गों की तो मेरे सुन लो। आप लोग एक तो शाणे होते हैं, शाणे। एक भगवान ने मुझे बहुत बुद्धि दी है। थोड़ा सा बोल रहे थे बाबू जी बोलिए। आप अकेले आए हो कि और? ठीक है, आपके बेटा बेटी सारे आरएसएस से कौन आए, मतलब ये पूछा। आरएसएस से आप हैं और चार लोग हैं। आप ऐसे हैं, आप ऐसे बाबूजी की आंखों में गूगल आ गया। मोदी जी स्टेटमेंट जी बाबू जी। कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, तो हम उसका समर्थन किए कि ठीक है एक साथ चुनाव, मोदी जी का हम समर्थन करते हैं, लेकिन ईवीएम नहीं होना। और कांग्रेस फंसी हुई है, वो भी बोलता है कि ईवीएम रहे, ऐसा बोलता है, तो ईवीएम का विरोध नहीं कर रहा। तो हम समझे कि टाई अप हो गया है कांग्रेस का और बीजेपी का। अच्छा नहीं किया तो क्या है इस बात? तो पहले हम बोलते थे कि भाई हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कई बार बाइट दी, लेकिन जब से वो ईवीएम का विरोध नहीं करते तो हमने उनको प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय छोड़ दिया। ये आरएसएस के लिए प्लस पॉइंट है। नहीं, हमने ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई आपको कि आपने कोई निर्णय तो ठीक लिया। हाँ, आपकी जो चॉइस है, आपकी जो सोच है, वो तो ठीक निर्णय पर पहुंची, ठीक मोड़ पर पहुंची, अच्छी बात है। हाँ, आपको ऐसा लगा कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस की बीजेपी की सेटिंग है संघ की? हाँ है ना, हो सकता है। तभी तो वो विरोध नहीं कर रहा है ना। हाँ, हो सकता कमलनाथ हारा, उसने भी विरोध नहीं किया, है। जी गहलोत विरोध नहीं किया, जी और प्रधानमंत्री भी विरोध नहीं किए। जी। बाकी इसलिए यहाँ के लोग बहादुर हैं, डराकू हैं, और हक और अधिकार के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार है। और अभी का जो किसान आंदोलन है उसका मैं तारीफ करता हूँ, और वो हमारे लिए आदर्श है। और लेकिन टिकैत जी से मेरा संबंध रहा। छत्तीसगढ़ से 2 बार मैं किसानों की भीड़ लाया, 30-40 लोगों का, और टिकैत जी मुझे बहुत चाहते थे और उनके साथ काम किया मैं। लेकिन देवीलाल और टिकैत सिंह का जो विवाद था, देवीलाल कहते थे कि सत्ता को प्राप्त करो, और तब ये ट्रांसफार्मर के लिए आपको ये आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, आप एक ऑर्डर करो ट्रांसफार्मर आ जाएगा। लेकिन आप जीवन भर ये आंदोलन करते रहोगे, लेकिन आपको सत्ता का जो सुख मिलेगा वो नहीं मिल सकता। इसी तरह से कांसीराम जी मुझे बुलवाए। कांसीराम जी मेरे से 2 साल बड़े, बेमितरा में उन्होंने बुलवाया। तो मैंने कांसीराम जी से ये कहा कि किसान आंदोलन करोगे तो आपका बसपा बहुत जल्दी सफल होगा। तो उन्होंने कहा कि जीवन भर यदि आप किसान आंदोलन करोगे तो एक पटवारी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और अगर कहीं आप विधायक बन जाओगे तो कई पटवारी का अपॉइंटमेंट कर सकते हो। तो इस बात ने मुझे झकझोरा, और मैंने उस दिन से किसान आंदोलन बंद कर दिया और सत्ता की राजनीति करना शुरू किया, और उसके कारण ही मैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना सका। 1980 में भूपेश गांव से पढ़ करके, मेरे 3 गांव हैं और 400 एकड़ ज़मीन है,
तो वो एक गांव का 5वीं क्लास से मैनेजर था, और इसलिए एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में वो हिंदुस्तान में अव्वल है, क्योंकि उसने पहले किया 2500 रुपये क्विंटल धान का, और जा करके बनिया की दुकान में जाकर, और इसी का परिणाम है कि इतना उग्रवादी आंदोलन हरियाणा पंजाब में हो रहा है। और मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को से कहना चाहता हूँ कि वो किसानों का साथ दे, और वो अपने चुप्पी साधे हुए हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही किसान आंदोलन करवा रहे हैं और वो फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन यहाँ आने से पता चला कि वो कुछ भी फीडबैक देने के लिए तैयार नहीं है, जो उनके राजनीतिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो हमारे पास 2 खतरे हैं। एक खतरा चीन से है, क्योंकि चीन से ये लगा हुआ बॉर्डर है, और दूसरा खतरा मोदी से है। और जब भी संकट आया, ब्राह्मणों ने इस देश को दूसरे के हवाला किया, और उस समय शतहून पाषाण को वशिष्ठ ने बुलाया और विश्वामित्र से लड़वाया। विश्वामित्र राजपूत थे और उन्होंने लड़ा, और परशुराम के द्वारा विश्वामित्र को परास्त किया गया। इस तरह जो हमारा पुराना इतिहास है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हम हैं, और कैसे समाज को व्यवस्थित करना अलग अलग काम में 6743 जातियाँ जो है वो लोग एक यूनाइट होकर के तमाम सब कामों को वो किए, और उसमें जाति व्यवस्था नहीं थी, और एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह होता था। लेकिन जब से ब्राह्मण लोग आए, तब से जातियों में हमको बांट दिया, और हम अलग अलग हो गए, बिखर गए, और उस पर हमारे पर राज्य स्थापित किया। उसके विरोध में हम रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 मार्च और 4 मार्च को कुर्मी समाज का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर में। और उसके लिए हम हर लोकसभा में घूम रहे हैं और उनको इनवाइट कर रहे हैं कि 3 और 4 को आइए। वहाँ मुख्य एजेंडा 4-5 रहेगा। पहला ये कि पूरे देश में 2500 रुपये कुंटल धान का निर्धारित किया जाए, और दूसरा ये रहेगा कि निजीकरण का मामला समाप्त किया जाए, और निजीकरण ना हो। जैसे कोरबा का कोयला निजीकरण के द्वारा बेचना चाहते हैं मोदी छत्तीसगढ़ में, और इसी तरह से भिलाई का कारखाना, लोहे का जो कारखाना है उसको बेचना चाहते हैं। नारनौल जगदलपुर में है, उसको बेचना चाहते हैं। ये छत्तीसगढ़ के 3 सोर्स हैं जिसको निजीकरण करके बेचना चाहते हैं। उसके खिलाफ में काफ़ी आक्रोश है लोगों में, और बीजेपी से हम हारते क्यों हैं? बीजेपी का ऐसा कोई कारनामा नहीं है कि जिससे हम जीते हैं। 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि पिछड़ा वर्ग जो है वो अपने आप को हिंदुत्व के नाम से वो बीजेपी को वोट देता है, और राम की भक्ति का। तो हमारा इसमें ये कहना है कि राम की जो भक्ति है अयोध्या में, वो अछूत बनाने का कारखाना है। राम पूरे देश में जो रावण से लड़ा, मैंने किताब लिखा 2001 में कि रावण को मत मारो, और उसमें उसके कारण मैं जेल गया और जमानत में छूट गया। तो रावण कोयावंशी थे। कोयावंशी का अर्थ होता है अपनी माँ के कोख से पैदा होना, और ये कहते हैं कि ब्रह्मा के पैर से हम पैदा हुए हैं, जो गलत है। राम ने पूरा इस देश को गुलाम बनाया। जैसे सापत ताड़त परस कंता विप्र पूज्य गाँव संता। यदि कवन जो यूनिवर्सिटी चलाता था, उसको कहा कि ब्राह्मण यदि श्राप दे, ताड़ना दे, कठोर वचन कहे, तो भी वो पूज्य है, और पूज्य है शूद्र ज्ञान प्रवीणा।
यदि शूद्र बहुत पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, तो भी वो पूज्य नहीं है। ब्राह्मण को उसको पैर पड़ना पड़ेगा। ये राम ने कह के कबंध के जो हाथ है उसको काट दिया, सिर को काट दिया और ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित किया। ब्राह्मण केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं, ये राम ने कबंध से कहा। और आगे चल कर के शस्त्र जो एकलव्य का अंगूठा काटा गया, उसको कहा कि यहाँ का मूल निवासी शूद्र है और शूद्र जो है शस्त्र नहीं रह सकता। इसी तरह से सत्ता संपत्ति नहीं रख सकता और इसलिए वो बनिया ही रखेंगे। वही बात आज मोदी कर रहा है कि धान बनिया खरीदेगा, अपने भाव से खरीदेगा, कोई उसका मूल्य निर्धारण नहीं है। ये मोदी का जो वाक्य है वो उससे पूरा देश उद्वेलित है और हम लोगों को एकजुट होकर के, सारे देश में एकजुट होकर के एक काम हमको करना पड़ेगा और तभी हमारी जो आजीविका है, आज 100 एकड़ जिसके पास था वो 4 भाग में बढ़ गया तो 25 एकड़ हो गया, 25 का फिर 4 भाग हो गया, 6 एकड़ हो गया और ज़मीन हमारी खसकती जा रही है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। जा करके बनिया की दुकान में जाकर और इसी का परिणाम है कि इतना उग्रवादी आंदोलन हरियाणा पंजाब में हो रहा है। और मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को से कहना चाहता हूँ कि वो किसानों का साथ दे और वो अपने चुप्पी साधे में हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही किसान आंदोलन करवा रहे हैं और वो फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन यहाँ आने से पता चला कि वो कुछ भी फीडबैक देने के लिए तैयार नहीं है, जो उनके राजनीतिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो हमारे पास 2 खतरे हैं। एक खतरा चीन से है क्योंकि चीन से ये लगा हुआ बॉर्डर है, और दूसरा खतरा मोदी से है। और जब भी संकट आया, ब्राह्मणों ने इस देश को दूसरे के हवाले किया और उस समय शक पाषाण को वशिष्ठ ने बुलाया और विश्वामित्र से लड़वाया। विश्वामित्र राजपूत थे और उन्होंने लड़ा और परशुराम के द्वारा विश्वामित्र को परास्त किया गया। इस तरह जो हमारा पुराना इतिहास है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता हम हैं और कैसे समाज को व्यवस्थित करना, अलग अलग काम में 6743 जातियाँ जो है वो लोग एक यूनाइट होकर के तमाम सब कामों को वो किए और उसमें जाति व्यवस्था नहीं थी और एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह होता था। लेकिन जब से ब्राह्मण लोग आए तब से जातियों में हमको बांट दिया और हम अलग अलग हो गए, बिखर गए और उस पर हमारे पर राज्य स्थापित किया। उसके विरोध में हम रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 मार्च और 4 मार्च को कुर्मी समाज का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर में। और उसके लिए हम हर लोकसभा में घूम रहे हैं और उनको इनवाइट कर रहे हैं कि 3 और 4 को आइए। वहाँ मुख्य एजेंडा 4-5 रहेगा। पहला ये कि पूरे देश में 2500 रुपये कुंटल धान का निर्धारित किया जाए और दूसरा ये रहेगा कि निजीकरण का मामला समाप्त किया जाए और निजीकरण ना हो। जैसे कोरबा का कोयला निजीकरण के द्वारा बेचना चाहते हैं मोदी छत्तीसगढ़ में, और इसी तरह से भिलाई का कारखाना, लोहे का जो कारखाना है छत्तीसगढ़, उसको बेचना चाहते हैं। नारनौल जगदलपुर में है, उसको बेचना चाहते हैं। ये छत्तीसगढ़ के 3 सोर्स हैं जिसको वो निजीकरण करके बेचना चाहते हैं। उसके खिलाफ में काफ़ी आक्रोश है लोगों में और बीजेपी से हम हारते क्यों हैं? बीजेपी का ऐसा कोई कारनामा नहीं है कि जिससे हम जीते हैं। 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि पिछड़ा वर्ग जो है वो
वो अपने आप को हिंदुत्व के नाम से वो बीजेपी को वोट देता है और राम की भक्ति का। तो हमारा इसमें ये कहना है कि राम की जो भक्ति है अयोध्या में वो अछूत बनाने का कारखाना है। राम पूरे देश में जो रावण से लड़ा, मैंने किताब लिखा 2001 में कि रावण को मत मारो, और उसमें उसके कारण मैं जेल गया और जमानत में छूट गया। तो रावण कोयावंशी थे। कोयावंशी का अर्थ होता है अपनी माँ के कोख से पैदा होना, और ये कहते हैं कि ब्रह्मा के पैर से हम पैदा हुए हैं, जो गलत है। राम ने पूरा इस देश को गुलाम बनाया। जैसे सापत ताड़त परस कंता विप्र पूज्य गाँव संता। यदि कवन जो यूनिवर्सिटी चलाता था उसको कहा कि ब्राह्मण यदि श्राप दे, ताड़ना दे, कठोर वचन कहे तो भी वो पूज्य है, और पूज्य है शूद्र ज्ञान प्रवीणा। यदि शूद्र बहुत पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, तो भी वो पूज्य नहीं है। ब्राह्मण को उसको पैर पड़ना पड़ेगा। ये राम ने कह के कबंध के जो हाथ है उसको काट दिया, सिर को काट दिया, और ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित किया। ब्राह्मण केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं, ये राम ने कबंध से कहा। और आगे चल कर के शस्त्र जो एकलव्य का अंगूठा काटा गया, उसको कहा कि यहाँ का मूल निवासी शूद्र है, और शूद्र जो है शस्त्र नहीं रह सकता। इसी तरह से सत्ता संपत्ति नहीं रख सकता, और इसलिए वो बनिया ही रखेंगे। वही बात आज मोदी कर रहा है कि धान बनिया खरीदेगा, अपने भाव से खरीदेगा, कोई उसका मूल्य निर्धारण नहीं है। ये मोदी का जो वाक्य है वो उससे पूरा देश उद्वेलित है, और हम लोगों को एकजुट होकर के, सारे देश में एकजुट होकर के एक काम हमको करना पड़ेगा, और तभी हमारी जो आजीविका है, आज 100 एकड़ जिसके पास था वो 4 भाग में बढ़ गया, तो 25 एकड़ हो गया, 25 का फिर 4 भाग हो गया, 6 एकड़ हो गया, और ज़मीन हमारी खसकती जा रही है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। जय हिंद चैनल आपका पुनः स्वागत करता है। रायपुर छत्तीसगढ़ से मैं स्वयं रिक्की हो रहा, और आज पानीपत में हमारे बीच में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सुनील जी मौजूद हैं, और माननीय नंद कुमार बघेल जी जो कि पानीपत पहुंचे हुए हैं, और बाबा साहब की जो की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उनके समक्ष वो आज पहुंचे, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सुनील जी ने, उनके स्नेहियों ने काफ़ी उनका स्वागत किया। हम सुनील जी से जानना चाहेंगे इसमें इनका एम और किस प्रकार से बाबूजी को आपने आमंत्रित किया। सबसे पहले आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं, और आज आप हमारे पूजनीय पिताजी यहाँ पे पहुँचे हैं, और इनसे बातचीत करके, चर्चा करके जब हमें ये पता लगा कि तथागत गौतम बुद्ध से, बाबा साहब अम्बेडकर जियों से, और उन गरीब और शोषित लोगों से इतना प्रेम और स्नेह करते हैं, जिनको हम सुनने के बाद, पता लगने के बाद हम अपने अंतरात्मा से गदगद हो चुके हैं। आज पूजनीय पिताजियों ने हमें साहब काशीराम जी के बारे में 4 बातें वो बताई कि जिससे गरीब और शोषित लोग सत्ता की तरफ जा सकते थे, किसान और कमेरे वर्ग के व्यक्ति सत्ता की तरफ जा सकते थे। तो उन बातों को सुनना एक हमारे लिए, मतलब मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आज तक बापूजी से हमें ये बातें कैसे ना सुन पाए। आज हमें बापूजी मिले, बातें हुई, और आज हरियाणा की पानीपत की इस धरती पर पहुंचने पर हम बापूजी का और इनकी पूरी टीम का, और साथ में हमारे रिक्की अरोड़ा जी हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, संजय जी और साथी आए हुए हैं, इन सभी का हम दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम बार बार आमंत्रित करेंगे बापूजी को कि आएँ हरियाणा की धरती पर। हरियाणा हमेशा से वीरों की धरती रही है, पंजाब वीरों की धरती रही है, और अभी इन्होंने, बापूजी ने भी देखा, ये दिल्ली से आए हैं, तो किसान, बापूजी ने देखा कि किसानों ने जाम खोलने के लिए, ना कि जाम लगाया हुआ था, अब की बार जाम किसानों ने तो खोल रहे हैं, और पुलिस प्रशासन जाम लगा रहा है। बापूजी से बात हुई तो इन्होंने भी किसानों के हक की लड़ाई के लिए, बात रखने के लिए इन्होंने कहा, जिससे सभी साथी जो भी हमारे यहाँ पे पहुँचे हुए थे सभी बड़े खुश हुए हैं। और पुनः मैं दोबारा से बापूजियों का और सभी टीम का यहाँ पहुँचने का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये रिपब्लिकन पार्टी से भी बड़ा लगाव इन्होंने वामन मेश्राम जियों के लिए बताया, ठावले जियों के लिए बताया,
और भी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उनके बारे में बताया। और इतना स्नेह हमारे गरीब और शोषित वर्ग के प्रति इनका देख के, पार्टी के प्रति देख के मैं बड़ा खुश हूँ। आज उसी कड़ी में हमारे बीच में माननीय बाबूजी नंद कुमार बघेल जी मौजूद हैं। बताएं बाबूजी, क्या रूपरेखा थी और कैसा लगा यहाँ पे पानीपत में आकर, और इनके कैसे स्नेह में, और इसके अलावा जो आज रैली और ये निकल रही है किसान रैली जो 28 नवंबर को, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये मोहर लगवा करके और किसानों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, पूरा देश में उसका विरोध हो रहा है। और हम केवल किसान आंदोलन नहीं करेंगे, राज्य सत्ता प्राप्ति करने के लिए आंदोलन करेंगे। और 2500 रुपये क्विंटल भूपेश बघेल जो दे रहा है वो पूरे देश में दिया जाना चाहिए। इसी तरह से नरवा गरवा घुरवा बारी गोबर की कीमत 2 रुपये किलो देते हैं, वो भी पूरा देश में देना चाहिए। और तीसरा जो मुद्दा है वो बाउंड्री वॉल होना चाहिए हर प्रदेश में, हर पंचायत में, ताकि किसान आराम से सो सके। गेहूं और धान की जो फसल है उसको बचा करके किसान रात को अच्छे निश्चिंत होकर के सो सके। इसके लिए पूरे देश के कुर्मी समाज को हम वहाँ 3 और 4 तारीख को मार्च में इकट्ठा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी क्रांतिकारी काम हो गई, वे सब बुद्ध धर्म को अपनाने के लिए तैयार हैं, मतलब ब्राह्मणी धर्म को छोड़ करके सारे अपने मृतक कर्म और दूसरे जितने भी कर्म हैं उसको ब्राह्मणों से मुक्त कराएंगे। ये बड़ी ऐतिहासिक बात होगी और देश भर में उसका संदेश जाएगा। और जैसे ही बुद्ध धर्म बनेगा वैसे ही RSS और मोदी का सफाया हो जाएगा, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम काम कर रहे हैं।